बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज क्लास हम डिस्कस करेंगे 10th लेक्चर ऑफ एसीआई का 10वां लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो एसीआई का 10वां लेक्चर डिस्कस करने से पहले हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था लेक्चर नंबर 9 उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 9 में फ़र्स्ट स्लाइड पे हमने सबसे पहले पढ़ा था इंट्रैक्शन डिज़ाइन बेसिक्स। सही है। तो इंट्रैक्शन डिज़ाइन बेसिक्स में कौन कौन सी बेसिक्स थी इंट्रैक्शन डिज़ाइन की? डिज़ाइन, द डिज़ाइन प्रोसेस, यूज़र्स, सिनेरियोज, नेविगेशंस, आइट्रेशन एंड द प्रोटोटाइप। हमने इनका ओवरव्यू दिया था कि डिज़ाइंस क्या होता है, डिज़ाइंस व्हाट इट इज़, इंटरवेंशंस, गोल्स, कॉन्स्टेंट्स। मतलब डिज़ाइन के ये क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी डिज़ाइन में, गोल्स और कॉन्स्टेंट्स। सही है। देन फिर हमारे पास आया था द डिज़ाइन प्रोसेस, what happens when users, who they are, what they are like, कि वो कौन है और वो क्या लाइक करते हैं। सिनेरियोज आर द रिच स्टोरीज ऑफ द डिज़ाइंस, सिनेरियो जो है वो रिच स्टोरीज ऑफ द डिज़ाइंस। नेविगेशंस, फाइंडिंग योर वे अराउंड अ सिस्टम, सिस्टम के अराउंड अपने वे को फाइंड करना। इंट्रेशन एंड प्रोटोटाइप, नेवर गेट इट राइट फर्स्ट टाइम, कि कभी भी हम डिज़ाइन को फर्स्ट अटैम्प्ट में राइट, कभी भी हम डिज़ाइन को फर्स्ट टाइम पे राइट हासिल नहीं कर सकते। सही है। तो अब हम इनको वन डिस्कस किया था हमने। तो व्हाट इज़ डिज़ाइन? एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन इज़ अचीविंग द गोल्स विद इन अ कॉन्स्टेंट। सही है। एक जो सिंपल डेफिनेशन थी गोल की, हमने ये देखा था कि गोल की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि अचीव करना अपने गोल्स को किसके साथ, कॉन्स्टेंट्स के साथ। तो डिज़ाइन में हमारे पास क्या आएगा, गोल्स एंड द कॉन्स्टेंट्स। गोल्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिज़ाइन, वी आर इंटेंडिंग टू प्रोड्यूस। गोल में ये है कि क्या पर्पज़ है डिज़ाइन का, कि हम डिज़ाइन को क्यों, जिस डिज़ाइन को हम डेवलप करने जा रहे हैं, हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसका क्या पर्पज़ है। हु इज़ इट फॉर, ये किसके लिए है। वाई डू दे वांट इट, के यूज़र्स इसे क्यों चाहते हैं। सही है। तो इस चीज़ को मतलब जानने के लिए डिज़ाइन में हमारे पास दो चीज़ें आई थी, गोल्स एंड द कॉन्स्टेंट्स। तो हमने गोल्स में ये देखा कि क्या पर्पस होता है किसी भी डिज़ाइन का जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, ये किस लिए किया जाता है, लोग उसे क्या क्यों चाहते हैं। सही है। फिर हमारे पास आया कॉन्स्टेंट्स, व्हाट मटेरियल मस्ट वी यूज़। कॉन्स्टेंट में आएगा कि कौन से मटेरियल जिसको हम ज़रूर यूज़ करेंगे डिज़ाइन को किसी भी इंटरफेस को डेवलप करते हुए। व्हाट स्टैंडर्ड्स मस्ट वी अडोप्ट, हम डिज़ाइन को डेवलप करते हुए कौन से स्टैंडर्ड को अडोप्ट करेंगे। हाउ मच कैन इट कॉस्ट, ये कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। हाउ मच टाइम डू वी हैव टू डेवलप इट, हमारे पास कितना टाइम है इस किसी भी डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए। हम जिस डिज़ाइन को डेवलप करने लगे हैं तो उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है। सही है। आर देयर हेल्थ एंड द सेफ्टी इशू, क्या इसमें कोई हेल्थ और सेफ्टी इशू हैं। तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट अचीव ऑल आवर गोल्स विद इन द कॉन्स्टेंट्स, सो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द डिज़ाइन इज़ द ट्रेड ऑफ। तो जो हमने ये देखा था कि जो गोल्स हैं हम इनको कॉन्स्टेंट्स के साथ तमाम गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो जो डिज़ाइन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो क्या है, ट्रेड ऑफ है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्लाइड आई थी फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन। तो ह्यूमन इंट्रैक्शन के लिए हमने ये देखा था कि अंडरस्टैंड द मटीरियल, द डिज़ाइन वी प्रोड्यूस मे बी डिफरेंट बट ऑफन द रॉ मटीरियल आर द सेम। जो डिज़ाइन होता है जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो उसमें मटीरियल यूज़ होता है वो ऑफन सेम होता है। सही है। फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन द ऑब्वियस मटीरियल्स आर द ह्यूमन एंड द कंप्यूटर। एसीआई के लिए ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन के लिए जो ऑब्वियस मटीरियल्स है वो क्या होता है, वो ह्यूमन एंड द कंप्यूटर होते हैं। दिस इज़ वी मस्ट, इसलिए हम ज़रूर अंडरस्टैंड द कंप्यूटर्स, अंडरस्टैंड द पीपल एंड देयर इंट्रैक्शन। सही है। सब तो जो मटीरियल्स होता है किसी भी ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन के लिए वो कौन कौन सा मटीरियल होता है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना, उनके पीपल को अंडरस्टैंड करना एंड देन फिर इनके दरमियान जो लिंक है, कम्युनिकेशन है, उसको अंडरस्टैंड करना। तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने देखा था कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लिमिटेशंस, कैपेसिटीज़, टूल्स, प्लेटफॉर्म। सही है। देन अंडरस्टैंड पीपल, पीपल को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजिकल, सोशल एस्पेक्ट्स,
ह्यूमन एरर। एंड देन फिर इनका इंट्रैक्शन क्या होता है? इंट्रैक्शन एक कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र्स। सही है। फिर हमारे पास सेकंड जो बेसिक आया था वो था द प्रोसेस ऑफ द डिज़ाइन। तो किसी भी डिज़ाइन के प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे पास होता है रिक्वायरमेंट्स। फिर हमारे पास दूसरा स्टेप जो होता है वो एनालिसिस। थर्ड स्टेप इज़ डिज़ाइन। फोर्थ प्रोटोटाइपिंग एंड देन इम्प्लीमेंट एंड द डिप्लॉय। सही है। तो फर्स्ट जो इसका स्टेप था वो रिक्वायरमेंट्स व्हाट इज़ वांटेड। तो मतलब हमने रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि हमने इस चीज़ को देखना है कि यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। किसी भी डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए हम ये देखते हैं कि यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। जो द फर्स्ट स्टेज इज़ इस्टेब्लिशिंग व्हाट एग्जैक्टली इज़ नीडेड। जो इसकी डिज़ाइन प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारे पास ये होती है कि हमने ये इस्टेब्लिश करना है कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। सही है। तो देयर आर द नंबर ऑफ़ द टेक्निक्स यूज्ड फॉर दिस इन ACI। तो ACI में हमारे पास इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ये यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को फाइंड करने के लिए ACI में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि इंटरव्यूइंग द पीपल, वीडियो टैपिंग दैम एंड ऑब्जर्विंग दैम डायरेक्टली। कि लोगों को इंटरव्यू करना एक टेक्निक ये है, वीडियो टाइपिंग करना और ऑब्जर्विंग दैम डायरेक्टली, और इनको ऑब्जर्व करना डायरेक्टली। यूज़र्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली। सही है। देन फिर हमारे पास सेकंड जो इसका स्टेज आई थी वो ये थी कि एनालिसिस में ये था ऑर्डरिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग। सही है। हमने यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट किया। तो फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को ऑर्डर करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सही है। द रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड द इंटरव्यू नीड टू बी ऑर्डर्ड इन द सम वे टू ब्रिंग आउट की इशूज़ एंड कम्युनिकेट विद द लेटर स्टेज ऑफ द डिज़ाइन। जो रिज़ल्ट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के और इंटरव्यूज़ के, उनको ऑर्डर करने की किसी एक तरीके में, कि सम वे में, एक स्पेसिफिक वे में ऑर्डर करने की ज़रूरत होती है। तो एनालिसिस में हम यही करते हैं कि हमने जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट किया होता है उनको हम ऑर्डर करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं। सही है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आया था डिज़ाइन। तो डिज़ाइन ये है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। मतलब कि सेंट्रल स्टेज डिज़ाइन जो है ये सेंट्रल स्टेज है व्हेन यू मूव फ्रॉम व्हाट यू वांट टू हाउ टू डू इट। ये एक सेंट्रल स्टेज है जब आप मूव करते हैं कि आप क्या चाहते हैं इस चीज़ से, और हाँ हम इसको किस तरह से हासिल कर सकते हैं। सही है। देयर आर द न्यूमरस रूल्स, गाइडलाइंस एंड द डिज़ाइंस प्रिंसिपल्स दैट कैन बी यूज्ड विद दिस। हमारे पास इसको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स, गाइडलाइंस, डिज़ाइंस, प्रिंसिपल्स होते हैं। देन हमारे पास फोर्थ स्टेज है आइट्रेशन एंड द प्रोटोटाइपिंग, गेटिंग इट राइट एंड द फाइंडिंग। प्रोटोटाइपिंग में, आइट्रेशन और प्रोटोटाइपिंग में हमने देखा था कि जो यूज़र्स होते हैं वो ह्यूमन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने डिज़ाइन को एक्यूरेट डिज़ाइन अचीव नहीं कर सकते। सही है। इसके लिए उन्हें अपने सिस्टम को वैल्यूएट करना पड़ता है, अपने डिज़ाइन को वैल्यूएट करते हैं कि ताकि ये अच्छे तरीके से वर्क कर सके, और जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो कुछ जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइंस होते हैं इसलिए कुछ सम फॉर्म्स ऑफ द प्रोटोटाइपिंग, कुछ किस्म की प्रोटोटाइपिंग इन्वॉल्व करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड द डिप्लॉयमेंट, मेकिंग इट एंड गेटिंग इट आउट देयर। सही है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता था कि मेकिंग इट एंड गेटिंग इट आउट देयर। फाइनली व्हेन वी आर द हैप्पी विद द डिज़ाइन। इम्प्लीमेंटेशन में ये होता है कि जब हम अपने डिज़ाइन से खुश हो जाते हैं कि ये ठीक बना है तो हम इसको क्रिएट करते हैं, देन डिप्लॉय इट, और फिर इसको हवाले कर देते हैं। दिस विल इन्वॉल्व, तो ये क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ को इन्वॉल्व करता था? राइटिंग कोड्स, मेकिंग हार्डवेयर कोड्स, writing documentations and manuals, everything that goes into the real system that can be given to the others। हर वो चीज़ जो दूसरों को दी जा सकती हो। ठीक है। फिर हमारे पास आया था नो योर यूज़र्स। तो इसमें हमारे पास 5 स्टेप थे। हाउ आर दे, प्रोबेबली नॉट लाइक यू, टॉक टू देम, वॉच देम, यूज़ योर इमेजिनेशन। सही है। तो हमने इनको 1 by 1 डिस्कस किया था, तो इसको अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हाउ आर दे। ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग टू फाइंड आउट इज़ हाउ योर यूज़र्स आर,
कि आपके यूज़र्स कौन हैं। हम सबसे पहले हम इस यूज़र में ये देखते हैं कि हमारे यूज़र्स कौन हैं, क्या वो यंग पीपल हैं या ओल्ड पीपल हैं। एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर यूज़र्स और द नोविसेस, क्या वो एक्सपीरियंस कंप्यूटर यूज़र हैं कि या नए यूज़र्स हैं। प्रोबेबली नॉट लाइक यू, तो ये भी तो हो सकता है ना कि शायद यूज़र्स आपको पसंद ना करते हो। तो ये इस चीज़ को जानना कि यूज़र आपको पसंद करते हैं या नहीं, ये इस बेसिक में आएगा। टॉक टू देम, द बेस्ट थिंग इज़ यूजली टू आस्क देम, जो बेहतरीन चीज़ होती है, बेस्ट थिंग होती है वो ये होती है कि इनसे पूछा जाए, यूज़र से पूछा जाए, यूज़र से बात की जाए। दिस कैन टेक द मैनी फॉर्म्स, ये बहुत ज़्यादा इसकी मतलब इसको हम इसके कई तरीके हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ अबाउट देयर जॉब्स और द लाइफ, ओपन एंडेड डिस्कशन, तो इसका एक तरीका ये है कि आप इनके जॉब उनकी लाइफ के बारे में इंटरव्यू करें। फिर ओपन एंडेड डिस्कशन से भी ये बात को फाइंड कि उनसे बात मतलब कम्युनिकेट किया जा सकता है, यूज़र के साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है, उनके साथ एक रिलेशन कायम करना कि टॉक टू देम, सही है, इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। वॉच देम, वॉच द यूज़र्स व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू। वॉच देम में हमने देखा था कि इस चीज़ को देखना कि यूज़र्स, वॉच द यूज़र, यूज़र को देखना, व्हाट दे डू कि वो क्या करते हैं, हाउ दे डू और वो ये किस तरह से करते हैं, सही है। यूज़ योर इमेजिनेशन में ये था कि एक डिज़ाइन में हम बहुत ज़्यादा यूज़र्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है, सही है। इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हमें अपनी यूज़ योर इमेजिनेशन, हमें अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देन फिर हमारे पास जो सिनेरियो नेक्स्ट डिज़ाइन बेसिक आया था वो था सिनेरियोज़। सिनेरियोज़ आर द स्टोरीज़ फॉर द डिज़ाइन, सिनेरियो जो होते हैं वो स्टोरीज़ होती हैं या रिच स्टोरीज़ होती हैं ऑफ द इंट्रैक्शन, किसी भी इंट्रैक्शन की जो रिच स्टोरी होती है, मतलब जो सिनेरियोज़ हैं, सही है। दे आर द परहैप्स द सिंपलेस्ट डिज़ाइंस रिप्रेजेंटेशन, ये किसी भी डिज़ाइन की सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, बट वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड द पावरफुल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड द पावरफुल होती है, सही है। सम सिनेरियोज आर द क्वाइट शॉर्ट, कुछ सिनेरियोज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। सिनेरियोज आर रिसोर्सेज डैट कैन बी यूज एंड द री यूज थ्रू आउट द डिज़ाइंस, सही है। सिनेरियोज वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम पूरे थ्रू आउट द डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। सिनेरियोज में ये चीज़ें आती थी, व्हाट विल यूज़र्स वांट टू डू, स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू, व्हाट कैन दे सी, व्हाट डू दे डू, व्हाट आर दे थिंकिंग। Scenarios can be used in additions to communicate with the others. Scenarios को हम अगर एडिशन में यूज़ करें तो इनको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, विद अदर्स, वैलिडेट अदर मॉडल्स, अंडरस्टैंड द डायनामिक्स एंड लीनियरिटी, सही है। तो अगर हमने इनको फिर वन बाय वन देखा था कि कम्युनिकेट विद अदर्स के अदर्स, कम्युनिकेट विद अदर्स डिज़ाइनर्स, क्लाइंट्स और द यूज़र, जो सिनेरियोज होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं दूसरे डिज़ाइनर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, यूज़र्स के साथ, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो सिनेरियोज कैन बी यूज टू वैलिडेट द अदर मॉडल्स, सिनेरियोज को हम किसी दूसरे मॉडल्स को वैलिडेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अ डिटेल्ड सिनेरियो कैन बी प्लेड अगेंस्ट वेरियस मोर फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन सच एज द टास्क मॉडल्स और द डायलॉग एंड द नेविगेशन मॉडल, ठीक है। जो एक डिटेल सिनेरियो है इसको हम डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ हम इसको डिस्प्लेड कर सकते हैं, जैसा कि टास्क मॉडल था हमारे पास, डायलॉग और द नेविगेशन मॉडल। एक्सप्रेस द डायनामिक्स, एक्सप्रेस द डायनामिक्स में हमारे पास ये था कि इसमें स्क्रीन शॉट ये हमारे अपेयरनेस को ज़ाहिर करता था, जो सिनेरियोज थे वो बिहेवियर को, ठीक है। इंडिविजुअल एक्सप्रेस डायनामिक्स में हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल स्क्रीन शॉट्स हैं and picture give you a sense of what a system would look like but not how it behaves। तो ये जो इंडिविजुअल स्क्रीन्स होती हैं या स्क्रीन शॉट्स होते हैं या एक पिक्चर होती है वो आपको ये तो सेंस देती है कि एक सिस्टम है वो किस तरह से नज़र आएगा, लेकिन ये सेंस नहीं देती कि एक सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। लीनियरिटी में आएगा कि हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, our lives are the linear as we live in the time and so we find it easier to understand the simple linear narratives, ठीक है। फिर हमारे पास आया नेविगेशन डिज़ाइन। तो नेविगेशन डिज़ाइन की डेफिनेशन ये थी कि नेविगेशन डिज़ाइन एक डिसिप्लिन ऑफ क्रिएटिंग, एनालाइजिंग,
एंड इम्प्लीमेंटिंग वेज फॉर यूज़र्स टू नेविगेट थ्रू अ वेबसाइट और ऐप। ठीक है, नेविगेशन डिज़ाइन जो है वो एक डिसिप्लिन है। किसका डिसिप्लिन है? क्रिएटिंग का, एनालाइजिंग का एंड इम्प्लीमेंटिंग वेज फॉर यूज़र्स के लिए टू नेविगेट करने के लिए थ्रू अ वेबसाइट और ऐप के ज़रिए। नेविगेशन जो है वो प्ले करती है इंटीग्रल रोल इन हाउ यूज़र्स इंटरेक्ट विद एंड यूज़ योर प्रोडक्ट, कि यूज़र किस तरह एक प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास नेविगेशन डिज़ाइन की दो टाइप्स थी। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द नेविगेशन डिज़ाइंस। लोकल स्ट्रक्चर में ये था कि सिंगल स्क्रीन, ग्लोबल स्ट्रक्चर होल साइट। सही है, फिर हमने इनको अलग अलग डिस्कस किया था कि जो लोकल स्ट्रक्चर होता है वो ये है कि लोकल स्ट्रक्चर में लुकिंग फ्रॉम वन स्क्रीन और पेज आउट। कंपोनेंट चॉइस, लोकल स्ट्रक्चर में ये था कि उसमें कंपोनेंट चॉइस आया, फॉर एग्जांपल मेन्यूज़ एंड द बटन्स एट्सेट्रा। स्क्रीन डिज़ाइंस, एप्लीकेशंस, नेविगेशन डिज़ाइंस, इन्वायरमेंट्स, अदर एप्स एंड द ओएस। ठीक है, फिर हमने ग्लोबल स्ट्रक्चर द वेब को डिस्कस किया। उसमें भी हमारे पास जो कंपोनेंट चॉइस उसमें था एलिमेंट्स एंड द स्टेज। स्क्रीन डिज़ाइंस, उसमें हमारे पास आया पेज डिज़ाइन। नेविगेशन डिज़ाइन में साइट स्ट्रक्चर। इन्वायरमेंट में द वेब ब्राउज़र एक्सटर्नल लाइंस। फिर इसके बाद हमने इसको लोकल स्ट्रक्चर और ग्लोबल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद एक हायरार्किकल डायग्राम को डिस्कस किया था। सही है, पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन, स्क्रीन्स और ग्रुप ऑफ स्क्रीन्स, टिपिकल फंक्शंस, सेपरेशंस। सही है, तो फिर हमने एक उसकी डायग्राम को डिस्कस किया था कि जो डायग्राम होती है वो द सिस्टम है। सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, इंफॉर्मेशन एंड हेल्प में, मैनेजमेंट में, मैसेजेस में। सही है, फिर मैनेजमेंट किस में डिवाइड हुआ? ऐड यूज़र्स एंड द रिमूव यूज़र। देन लास्ट स्लाइड हमारे पास थी स्क्रीन डिज़ाइंस एंड द लेआउट। स्क्रीन डिज़ाइंस और लेआउट में हमारे पास आया था बेसिक प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग, स्ट्रक्चर, ऑर्डर, अलाइनमेंट, यूज़ ऑफ द वाइट स्पेस। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 9 ऑफ ACI। आज हमने लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करना है ACI का। तो लेक्चर नंबर 10 में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है स्क्रीन डिज़ाइंस एंड द लेआउट्स। सही है, स्क्रीन डिज़ाइंस एंड द लेआउट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? बेसिक प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग, स्ट्रक्चर, ऑर्डर, अलाइनमेंट। ठीक है, यूज़ ऑफ द वाइट स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आया बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल, द बेसिक प्रिंसिपल एट द स्क्रीन लेवल रिफ्लेक्ट दोज इन अदर एरियाज ऑफ द इंट्रैक्शन डिज़ाइंस। सही है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स में हमारे पास 3 चीज़ें आई थी, आस्क, थिंक, डिज़ाइन। बेसिक प्रिंसिपल्स में हमारे पास क्या चीज़ें हैं? आस्क, थिंक, डिज़ाइन। आस्क, व्हाट इज़ द यूज़र डूइंग। आस्क में क्या आएगा कि व्हाट इज़ यूज़र डूइंग, इस चीज़ को देखना कि यूज़र क्या कर रहा है। ठीक है, थिंक, व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। कौन सी थिंक में हमने ये देखना, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सही है, स्क्रीन डिज़ाइन एंड लेआउट में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स में हमारे पास 3 पॉइंट आए, आस्क, थिंक एंड द डिज़ाइन। आस्क में ये कि व्हाट इज़ यूज़र डूइंग, यूज़र क्या कर रहा है। थिंक, व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। व्हाट कंपैरिजन्स में द यूज़र्स नीड टू मेक, कौन सा कंपैरिजन यूज़र को रिक्वायर्ड है कंपैरिजन करने के लिए। इन व्हाट ऑर्डर्स आर थिंग्स लाइकली टू बी नीडेड, कौन से ऑर्डर में हम थिंग्स को, मतलब किस ऑर्डर में हम थिंग्स को ऑर्डर करेंगे, मतलब जो चीज़ों का ऑर्डर है वो किस तरह का होगा। सही है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स में हमने देखा। तो देन फिर हमारे पास आया बेसिक प्रिंसिपल्स के बाद एक इसका पॉइंट आया डिज़ाइन। बेसिक प्रिंसिपल्स में हमने सबसे पहले देखा आस्क, थिंक एंड देन डिज़ाइन। फॉर्म फॉलोज फंक्शन, फॉर्म फॉलो फंक्शन, लेट द रिक्वायर्ड इंट्रैक्शन ड्राइव द लेआउट, के मतलब जो रिक्वायर्ड इंट्रैक्शन है वो ड्राइव करे लेआउट को। ठीक है, हमने बेसिक, सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आया वो बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया, आस्क, थिंक एंड द डिज़ाइन।
देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आई अवेलेबल टूल्स। सही है, अवेलेबल टूल्स, वी हैव नंबर्स ऑफ विजुअल टूल्स अवेलेबल टू हेल्प अस सजेस्ट टू द यूजर्स अप्रोप्रिएट वेज टू रीड एंड इंटरेक्ट विद द स्क्रीन और डिवाइस। क्या कहा जा रहा है कि वी हैव नंबर ऑफ विजुअल टूल्स अवेलेबल, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं टू हेल्प करने के लिए आज सजेस्ट टू द यूज़र, के वो यूज़र को सजेस्ट करते हैं, यूज़र की हेल्प करते हैं अप्रोप्रिएट वेज टू रीड एंड इंटरेक्ट विद द स्क्रीन, के यूज़र की हेल्प करते हैं कि वो अप्रोप्रिएट वेज को यूज़ करे एंड इंटरेक्ट करे विद द स्क्रीन और डिवाइस, और इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र का इंटरेक्ट करने के लिए स्क्रीन के साथ। ठीक है, तो अवेलेबल टूल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स। सही है, फर्स्ट वन इज़ ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स, ऑर्डर ऑफ आइटम्स, डेकोरेशन, fonts, boxes, etc. Alignments of the atoms, white space between items। सही है, जो white space होती है between the atom। तो नेक्स्ट हमारे पास पहला हमने डिस्कस किया बेसिक प्रिंसिपल, अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग एंड द स्ट्रक्चर। सही है, तो ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर में हमारे पास आएगा लॉजिकल टुगेदर, फिजिकल टुगेदर। ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आएगी? लॉजिकल टुगेदर, फिजिकल टुगेदर। इफ़ द थिंग्स लॉजिकली बिलोंग्स टुगेदर देन वी शुड नॉर्मली फिजिकली ग्रुप देम टुगेदर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर लॉजिकल टुगेदर, फिजिकल टुगेदर, इसका क्या मतलब है कि अगर चीज़ें लॉजिकल बिलोंग टुगेदर, कि अगर चीज़ें एक दूसरे के साथ लॉजिकली बिलोंग करती हैं तो देन वी शुड नॉर्मली फिजिकली ग्रुप देम टुगेदर। तो हमें फिर क्या करना चाहिए कि हमें इनको फिजिकली भी टुगेदर कर देना चाहिए। क्या चीज़? कि अगर थिंग्स एक दूसरे के साथ लॉजिकली बिलोंग करती हैं तो हमें फिर इनको फिजिकली भी एक दूसरे के साथ बिलोंग कर देना चाहिए। दिस में इन्वॉल्व मल्टीपल लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ये जो होता है वो इन्वॉल्व करता है किस चीज़ को? मल्टीपल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को। ठीक है, ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर में हमने क्या सीखा कि लॉजिकल टुगेदर एंड फिजिकल टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि इफ़ थिंग्स लॉजिकली बिलोंग टुगेदर, कि अगर चीज़ें एक दूसरे के साथ लॉजिकली बिलोंग करती हैं देन वी शुड नॉर्मली फिजिकली ग्रुप देम टुगेदर। तो हमें फिर इनको फिजिकली भी बिलोंग कर देना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो स्लाइड नंबर 6 है, उसमें हमारे पास आया ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स एंड आइटम्स। सही है, कि हमने सबसे पहले हमारे पास था बेसिक प्रिंसिपल, फिर हमने देखा बेसिक प्रिंसिपल के बाद ग्रुपिंग, स्ट्रक्चर, देन अब हमारे पास क्या आया? ऑर्डर ऑफ द एटम्स। सही है, ऑर्डर ऑफ द एटम्स। थिंक इन जनरल वी नीड टू थिंक व्हाट इज़ नेचुरल ऑर्डर फॉर द यूज़र। तो थिंक में क्या आएगा कि इन जनरल वी नीड, हमें ज़रूरत होती है टू थिंक, सोचने की, कि व्हाट इज़ नेचुरल ऑर्डर फॉर द यूज़र्स। यूज़र्स के लिए नेचुरल ऑर्डर क्या होगा। सही है, दिस शुड नॉर्मली मैच द ऑर्डर स्क्रीन फॉर डाटा एंट्री, यूज़ फॉर्म्स और द डायलॉग बॉक्सेस। वी शुड आल्सो सेट अप द ऑर्डर इन विच द टैब की मूव्स बिटवीन द फील्ड। सही है, तो थिंक पे हमारे पास क्या आया था कि हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत होती है कि यूज़र्स के लिए एक नेचुरल ऑर्डर क्या होगा। फिर दिस शुड नॉर्मली मैच द ऑर्डर ऑन द स्क्रीन, कि इनको हमें स्क्रीन पर इस ऑर्डर को मैच कर देना चाहिए। फॉर डाटा एंट्री, डाटा इंटर करने के लिए हमें क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? फॉर्म्स और डायलॉग बॉक्सेस। इसके अलावा वी शुड आल्सो सेट अप द ऑर्डर, हमें एक ऐसा ऑर्डर सेटअप करना चाहिए इन विच द टैब की, जिसमें टैब की मूव करे बिटवीन द फील्ड्स। हमें एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसा सेटअप ऑर्डर का एक ऐसा मतलब ऑर्डर सेटअप करना चाहिए जिसमें टैब की फील्ड्स के दरमियान मूव कर सकें। इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू एग्जीक्यूट। सही है, फिर इसका एक पॉइंट आएगा इंस्ट्रक्शन में ये आएगा हाउ टू एग्जीक्यूट, कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। सही है, फिर हमारे पास आया डेकोरेशन में ये कि अगर हम डेकोरेशन की एक डेफिनेशन को देखें तो ये आएगा द डेफिनेशन ऑफ डेकोरेशन इज़ एन आइटम यूज टू मेक अ रूम और थिंग ब्यूटीफुल
और अ मॉडल गिव्स एज एन अवार्डिंग। कि डेफिनेशन अगर हम डेकोरेशन की देखें तो उसमें हमारे पास ये आएगा कि डेकोरेशन इज़ एन आइटम यूज टू मेक अ रूम और थिंग। किसी भी रूम को या किसी भी चीज़ को ब्यूटीफुल बनाना, किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने को हम डेकोरेशन बोलते हैं। या मॉडल गिव्स एज एन अवार्डिंग। एन एग्जाम्पल ऑफ द डेकोरेशन इज़ अ मॉडल अवार्डी टू अ मिलिट्री ऑफिसर। सही है। अगर हम डेकोरेशन की एग्जांपल देखें तो ये आएगा कि एक मेडल अवार्डी टू अ मिलिट्री ऑफिसर, एक मिलिट्री ऑफिसर को एक अवार्ड मेडल देना। ठीक है। इन एनी डिज़ाइन, किसी भी डिज़ाइन में, इट इज़ नेसेसरी टू सी हाउ द डिज़ाइन यूजेस बॉक्सेस। किसी भी डिज़ाइन में इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है टू सी, देखना, हाउ द डिज़ाइंस, किस तरह से हमने मतलब डिज़ाइन को किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी इंटरफेस में ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस डिज़ाइन को हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, किस तरह हम एक इंटरफेस को डिवेल्प करेंगे। अदर डेकोरेटिव फीचर्स लाइक फॉन्ट स्टाइल्स एंड टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। किसी भी डिज़ाइन में हमें मतलब कि जो अदर डेकोरेटिव फीचर्स होते हैं इनको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसा कि फ़ॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर के लाइक उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा। अगर हमने मतलब कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ ना, तो अगर फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो ये भी अच्छा नहीं। तो इसलिए हमें फ़ॉन्ट साइज़ उसका एक नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ रखने की ज़रूरत होती है। जो बैकग्राउंड होता है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके कलर। ठीक है। फिर यूज़ बॉक्सेस टू ग्रुप लॉजिकल एटम्स। किसी भी लॉजिकल एटम्स को ग्रुप करने के लिए यूज़ करें बॉक्सेस को। ठीक है। डेकोरेशन के लिए हमें कुछ टिप्स बताई जा रही हैं कि किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, किसी डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करें कि जो लॉजिकल आइटम्स है ना उनको ग्रुप करें। मतलब ग्रुप करने के लिए क्या यूज़ करें, यूज़ बॉक्सेस टू ग्रुप द लॉजिकल एटम्स। सही है। देन यूज़ फ़ॉन्ट्स फॉर एम्फेसिस और हेडिंग। के मतलब किसी भी हेडिंग को, मतलब अगर हम किसी चीज़ की, फ़र्ज़ करें कि अब हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, लाइक रिपोर्ट पे हम पैरा लिख रहे हैं। सही है। तो हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे, रिपोर्ट पे है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि उसकी डेकोरेशन के लिए हम जो रिपोर्ट होगा उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा उसको थोड़ा बड़ा रखेंगे। सही है। कि मतलब उसकी हेडिंग हमारे पास क्या है, रिपोर्ट है ना, तो उसका हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि वो देखने में थोड़ा बेहतर लगे, थोड़ा अच्छा महसूस हो, मतलब देखने में खूबसूरत लगे, कि देखने वाले को ईज़ी टू मतलब लर्न हो, ईज़ी टू मतलब कि कोई आसानी से उसको देख सके, मतलब कि उसको देखने के लिए देखने में इम्प्रेसिव हो। सही है। तो इसलिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हमने यूज़ क्या करना है कि जो लॉजिकल आइटम्स हैं उनको ग्रुप करने के लिए यूज़ करें बॉक्सेस को, यूज़ करें फ़ॉन्ट्स फॉर द एम्फेसिस और हेडिंग्स के लिए हमने क्या यूज़ करना है, फ़ॉन्ट्स, बट नॉट टू मैनी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सही है। यहाँ पे साथ ही रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई है कि अगर हम यूज़ करें बॉक्सेस, सही है, क्या करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, तो अगर हम बहुत ज़्यादा बॉक्सेस को यूज़ करते जाएंगे कि वो खूबसूरत लगने की बजाय एक अलग ही कोई खाका हमें देना स्टार्ट कर देगा। सही है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप एक चीज़ को यूज़ करें लेकिन एक लिमिट में रहते हुए, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बॉक्सेस यूज़ करें। और अगर हम किसी भी हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ को यूज़ करें तो ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट बड़ा रख देंगे। सही है। तो वो बट नॉट टू मैनी, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि वो देखने में बुरा लगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाई गई है जिसमें कुछ बॉक्सेस दिखाए गए हैं। सही है। किसी भी चीज़ को, लॉजिकल आइटम्स को ग्रुप करने के लिए बॉक्सेस को यूज़ करें, तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिखाए गए हैं और कुछ फ़ॉन्ट साइज़ मतलब फ़ॉन्ट्स दिखाए गए हैं कि मतलब किसी ABCD मतलब इसको लिख के दिखाया गया है यहाँ पे। सही है। देन फिर हमारे पास आया डेकोरेशन के बाद अलाइनमेंट टेक्स्ट। ठीक है। तो अलाइनमेंट ऑफ द लिस्ट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। जो अलाइनमेंट होती है लिस्ट की इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। सही है। किसी भी चीज़ की जो अलाइनमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फॉर यूज़र्स हु रीड टेक्स्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सही है। लिस्ट ऑफ द टेक्स्ट आइटम शुड नॉर्मली बी अलाइन टू द लेफ़्ट।
अलाइनमेंट ऑफ द लिस्ट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो किसी भी लिस्ट की जो अलाइनमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर यूज़र्स हु रीड टेक्स्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एक यूज़र, एक ऐसा यूज़र जो टेक्स्ट को रीड करता है किस तरह से, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो लिस्ट ऑफ द टेक्स्ट आइटम्स शुड नॉर्मली बी अलाइन टू द लेफ़्ट। जो हमारे पास टेक्स्ट की लिस्ट है ना, उसको हम किस तरह से अलाइन करेंगे, लेफ़्ट टू द लेफ़्ट, शुड नॉर्मली बी अलाइन टू द लेफ़्ट। उस यूज़र के लिए जो टेक्स्ट को रीड करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। नंबर्स होएवर शुड नॉर्मली बी अलाइन टू द राइट। जो नंबर्स होते हैं उनको होएवर ताम शुड नॉर्मली बी अलाइंड, वो किस तरह से अलाइंड होने चाहिए, टू द राइट फॉर द इंटीजर्स और एट द डेसिमल पॉइंट्स। सही है। जो नंबर्स हैं उनको हम किस तरह से अलाइन करेंगे, टू द राइट। लेकिन अगर एक यूज़र रीड करता है टेक्स्ट को फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो उसके लिए हम लिस्ट ऑफ टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन करेंगे, लेफ़्ट, नॉर्मली बी अलाइन टू द लेफ़्ट। लेकिन जो नंबर्स हैं उनको नॉर्मली बी अलाइंड टू द राइट और एट द डेसिमल पॉइंट्स। दिस इज़ बिकॉज द शेप ऑफ द कॉलम देन गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये इसलिए किया जाता है कि जो शेप होती है ऑफ द कॉलम देन गिव्स, फिर हमें ये देती है एक इंडिकेशन, एक इशारा देती है ऑफ द मैग्नीट्यूड, अ सॉर्ट ऑफ द मिनिमल डिज़ाइन, मिनी हिस्टोग्राम। ठीक है। तो यहाँ स्लाइड में भी यही बताया गया है कि देखें कि ये जो मतलब यहाँ पे लिखा गया है एरो के साथ बताया गया कि बोरिंग बट रीडेबल। विली वोनका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, विंस्टन चर्चिल, आ बायोग्राफी, विजर्ड ऑफ द ओजी, जीना वेरियर प्रिंसेस। सही है कि इसको हम रीड तो किया जा सकता है, इसको रीड किया जा सकता है ना, रीड हम कर रहे हैं, मैंने करके दिखाया है कि जैसा कि विली वोनका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, विंस्टन चर्चिल, आ बायोग्राफी, विजर्ड ऑफ द ओजी, जीना वेरियर प्रिंसेस, कि इसको रीड तो कर रहे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा देखने में हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। ठीक है कि इसकी कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, मतलब हमें पता नहीं, हमने बेतरतीब से जुमले उठाए और रख दिए। ठीक है। फिर हमने इसका एक सलूशन निकाला, हमने इसको अगले स्टेप में हमने इसको इसकी सही अलाइनमेंट करके दिखाई। फाइन फॉर स्पेशल इफ़ेक्ट्स बट हार्ड टू स्कैन, कि जो हमने विली वोनका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, विंस्टन चर्चिल, बायोग्राफी, इसको हमने इस तरह से करके दिखाया। सही है। ये भी मतलब स्पेशल इफ़ेक्ट्स रखता है लेकिन बट हार्ड टू स्कैन, लेकिन इसको स्कैन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये अलाइनमेंट्स की कुछ थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई थी कि जो ऊपर वाला है जो एरो दिखाया गया है जहाँ पे बोरिंग बट रीडेबल, कि इसको हम रीड तो कर रहे हैं लेकिन ये बोरिंग है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो नीचे वाला है ये फाइन फॉर स्पेशल इफ़ेक्ट्स बट हार्ड टू स्कैन, लेकिन ये हार्ड होता है इसको स्कैन करना। ठीक है। तो वाइट स्पेस, देन हमारे पास आया वाइट स्पेस। अगर ये एक एक्टिविटी बताई गई है जिसमें हमें अवन को स्लाइड नंबर 10, 11, 12, 13 में एक एक्टिविटी बताई गई है, वो हम बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें वाइट स्पेस क्या होती है। इन वाइट स्पेस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वाइट स्पेस इज एनी कैरेक्टर और द सीरीज ऑफ द कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल स्पेस इन द टाइपोग्राफी। सही है। एंड ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ द वाइट स्पेस इज द एप्पल। एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वाइट स्पेस इज एनी कैरेक्टर, वाइट स्पेस जो है वो कैरेक्टर है और सीरीज ऑफ द कैरेक्टर या एक कैरेक्टर की सीरीज़ है, डेट रिप्रेजेंट जो कि रिप्रेजेंट करती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्पेस इन अ टाइपोग्राफी। सही है। इन टाइपोग्राफी द स्पेस बिटवीन द लेटर इज कॉल्ड द काउंटर। टाइपोग्राफी में जो लेटर के दरमियान स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर बोलते हैं। इन पेंटिंग दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट एंड आर्टिस्ट में फोकस एज मच ऑन द स्पेस बिटवीन द फोरग्राउंड एलिमेंट्स। सही है। वाइट स्पेस जो होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन पेंटिंग में। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अहम है। एंड आर्टिस्ट, और जो आर्टिस्ट हैं में वो फोकस करते हैं एज मच ऑन द स्पेस पर बिटवीन द फोरग्राउंड एलिमेंट्स। सही है। फोरग्राउंड एलिमेंट्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसका जो आर्टिस्ट हैं पेंटिंग में
पेंटिंग्स के जो आर्टिस्ट होते हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑफन द शेप ऑफ द काउंटर, काउंटर किसे कहते हैं कि जो टाइपोग्राफी में एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर। ठीक है, ऑफन द शेप ऑफ द काउंटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ पेंटिंग। सही है, जो काउंटर की शेप होती है वो बहुत ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट पार्ट है पेंटिंग की कंपोजिशन का। सही है, हमने क्या देखा था, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस अगर हम स्लाइड पे आएँ लेक्चर नंबर 9 पे, स्लाइड नंबर 9 पर, तो हम देखेंगे कि फ़िज़िकल कंट्रोल। सही है, तो यहाँ पर हमें एक इसकी अवन की डायग्राम दिखाई गई है। सबसे पहले ये जो हमने बेसिक लेआउट्स, किसी भी स्क्रीन के लेआउट सारे हमने पढ़े हैं ना, तो उसका हमें बताया जा रहा है। सबसे पहले हमें ग्रुपिंग ऑफ द एटम्स। सही है, ग्रुपिंग ऑफ द एटम्स, हमने एटम्स को ग्रुप किया है। सबसे पहले हमने ग्रुप किया किस तरह से, डिफरेस्ट सेटिंग्स। सही है, देन टाइप ऑफ द फूड, टाइम टू कुक। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रुपिंग ऑफ द एटम्स, एटम को ग्रुप किया, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई, डिफरेस्ट सेटिंग, हमने पहले सेटिंग को सेट किया। टाइप ऑफ द फूड, फिर के टाइप ऑफ द फूड मतलब फूड की टाइप कौन से, किस किस्म का फूड है। टाइम टू कुक, के फूड को कुक करने के लिए कितना टाइम दरकार है हमें। सही है, ये वाली चीज़ें। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने फिज़िकल कंट्रोल्स, ग्रुपिंग ऑफ द आइटम्स देखा। देन हमने उसके बाद क्या देखना है कि ऑर्डर ऑफ द आइटम्स। सही है, ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स में हमने क्या चीज़ें देखी कि डिफरेंट सेटिंग, हमने उसमें सेटिंग को देखा। टाइप ऑफ द फूड, के फूड की टाइप क्या है, एंड टाइम टू कुक, के कुक करने के लिए टाइम कितना चाहिए। फिर हम आएंगे ऑर्डर ऑफ द आइटम्स। ऑर्डर ऑफ द आइटम्स में हमारे पास आएगा टाइप ऑफ द हीटिंग। सही है, टाइप ऑफ द हीटिंग, टेम्परेचर, टाइम टू कुक एंड देन स्टार्ट। सही है, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द आइटम्स कि हमने आइटम्स का ऑर्डर किस तरह से रखना है। सही है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि टाइप ऑफ द हीटिंग, हमने सबसे पहले जो हीटिंग की टाइप है उसको देखा। सही है, ये वाला स्टेप परफॉर्म किया। देन हम आए टेम्परेचर पर, फिर हमने उसका टेम्परेचर सेट किया। फिर हमने टाइम टू कुक, फिर हमने किसी भी फूड को कुक करने के लिए उसका टाइम लगाया, टाइमर ऑन किया, फिर वो स्टार्ट हो गई। अगर हम ये कर दें कि मतलब सबसे पहले स्टार्ट कर दें फिर टाइम टू कुक, तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल एक अजीब ऑर्डर बन जाएगा ना। तो किसी भी आइटम्स का ऑर्डर बहुत ज़्यादा अहम होता है। सही है, किसी भी इंटरफेस में, जैसा कि ये कुक में मतलब अवन की इंटरफेस हमें दिखाया गया है एक अवन का। तो हमने सबसे पहले हमने क्या किया है कि ऑर्डर ऑफ आइटम्स में टाइप ऑफ द हीटिंग, सबसे पहले हमने हीटिंग की टाइप को सिलेक्ट किया। देन हमने अपना टेम्परेचर फिक्स किया। देन टाइम टू कुक, फिर हमने अपना टाइमर कुक का जो है वो लगाया। और फिर कोई भी जो चीज़ है, फूड है हमारा, वो स्टार्ट हो गया। तो ये क्या ऑर्डर है किसी भी आइटम्स का। सही है, देन हमारे पास डेकोरेशन। तो डेकोरेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ की खूबसूरती के लिए हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट कलर्स फॉर द डिफरेंट फंक्शंस, के डेकोरेशन में क्या आएगा कि हम डिफरेंट कलर यूज़ करें। सही है, डिफरेंट कलर्स फॉर द डिफरेंट फंक्शन के लिए हम डिफरेंट कलर को यूज़ किया। लाइंस अराउंड रिलेटेड बटन्स, या टेम्परेचर को अप या डाउन करने के लिए हमने बटन किसी, ये देखें जैसा कि अवन के इंटरफेस में हमें दिखाया गया है कि हमने सबसे पहले क्या किया कि डिफरेंट कलर यूज़ किए। सही है, इन सारे बटन्स में जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, हमने डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट कलर यूज़ किए। सही है, जैसा कि स्टार्ट है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये वाली चीज़ें, इनके लिए हमने डिफरेंट कलर यूज़ किए। फिर हमने लाइंस अराउंड रिलेटेड, फिर हमने लाइंस यूज़ की। लाइंस यूज़ करने के बाद हमने बटन्स को यूज़ किया, मतलब टेम्परेचर को अप या डाउन करने के लिए हमने टेम्परेचर बटन को यूज़ किया। तो ये डेकोरेशन में, किसी भी इंटरफेस के डेकोरेशन में ये चीज़ें हैं। अलाइनमेंट, सेंटर टेक्स्ट इन द बटन्स में सेंटर टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट इन द बटन, ईजी टू स्कैन, क्या मतलब इसको ईजी स्कैन करना ईजी है। अलाइनमेंट में ये दो चीज़ें आ जाएंगी। देन फिर हमारे पास आया वाइट स्पेस। सही है, तो वाइट स्पेस क्या होती है कि ये एक सीरीज़ होती है
करेक्टर की या करेक्टर या सीरीज ऑफ द करेक्टर दैट रिप्रेजेंट द हॉरिजेंटल और द वर्टिकल स्पेस इन द टाइपोग्राफी। सही है। तो वाइट स्पेस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि गैप्स टू एड ग्रुपिंग। ठीक है। फर्स्ट चीज़ क्या आएगी, गैप्स टू एड ग्रुपिंग, कि जो हमने किसी भी चीज़ को ग्रुप किया है उनके दरमियान गैप कितना है। ठीक है। ये होती है वाइट स्पेस के मतलब अगर हमने बटन रखे हैं किसी भी इंटरफेस में तो उनके दरमियान स्पेस कितनी होगी। कोई चीज़ है हमने लाइंस वगैरह उनके दरमियान स्पेस कितनी है। सही है। ये वाली चीज़ है। ये हमें एक इंटरफेस दिखाया गया था जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया। देन हमारे पास स्लाइड नंबर 14 आया, उसमें है जी यूज़र एक्शन एंड द कंट्रोल। यूज़र एक्शन एंड द कंट्रोल, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी। इंटरिंग इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वन इज़ इंटरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। सेकंड नोइंग व्हाट टू डू, इस बात को सबसे पहली चीज़ क्या आई हमारे पास कि इंटरिंग इंफॉर्मेशन। सेकंड जो आई नोइंग व्हाट टू डू, देन अफोर्डेंसेस। सही है। इंटरिंग इंफॉर्मेशन के मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को इंटर करना। ठीक है। देन नोइंग व्हाट टू डू, फिर इस बात को जानना कि क्या हो रहा है। फिर देन अफोर्डेंसेस। ठीक है। यूज़र सब अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आई इंटरिंग इंफॉर्मेशन। फॉर्म्स, डायलॉग बॉक्सेस। ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड द डिफ़िकल्ट स्क्रीन लेआउट्स आर फाउंड इन फॉर्म्स बेस्ड इंटरफेसेस एंड द डायलॉग बॉक्सेस। ठीक है। कुछ जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड द डिफ़िकल्ट स्क्रीन लेआउट्स होते हैं आर फाउंड, वो पाए जाते हैं इन फॉर्म बेस्ड इंटरफेसेस में एंड द डायलॉग बॉक्सेस में। इन ईच केस, हर केस में द स्क्रीन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड टू द यूज़र। जो हर केस में जो स्क्रीन होती है वो सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल नहीं होती जो यूज़र को प्रेजेंट की जाती है, बल्कि बट आल्सो ऑफ द प्लेसेस फॉर द यूज़र्स टू इंटर द इंफॉर्मेशन और सेलेक्ट द ऑप्शन। बट आल्सो ऑफ द प्लेसेस फॉर द यूज़र, लेकिन ये इन चीज़ों पर भी मुश्तमिल होती है, प्लेसेस पर फॉर द यूज़र्स टू इंटर द इंफॉर्मेशन, जिसके उन प्लेसेस पर भी मुश्तमिल होती है जो कि हमें रिक्वायर होती हैं अपनी इंफॉर्मेशन को इंटर करने के लिए, और सिलेक्ट द ऑप्शन। सही है। अब इसकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि फॉर्म्स, डायलॉग बॉक्सेस, प्रेजेंटेशन प्लस डाटा इनपुट, सिमिलर लेआउट इश्यूज़, अलाइनमेंट। सही है। सिमिलर लेआउट इश्यूज़, अलाइनमेंट्स। फॉर्म्स, डायलॉग बॉक्सेस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, प्रेजेंटेशन प्लस डाटा इनपुट, सिमिलर लेआउट इश्यूज़, अलाइनमेंट। देन फिर हमारे पास आया लॉजिकल लेआउट, इसमें कौन कौन से पॉइंट, यूज टास्क एनालिसिस, ग्रुपिंग्स। सही है। सेकंड थर्ड आया नेचुरल ऑर्डर फॉर इंटरिंग द इंफॉर्मेशन, कि नेचुरल ऑर्डर क्या होता है फॉर इंटर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को इंटर करने के लिए नेचुरल ऑर्डर क्या होता है। लॉजिकल लेआउट में हमारे पास क्या चीज़ें आई कि यूज़ टास्क एनालिसिस, ग्रुपिंग्स, नेचुरल ऑर्डर फॉर इंटरिंग द इंफॉर्मेशन। उसमें हमारे पास क्या चीज़ आएंगी कि टॉप बॉटम, लेफ़्ट टू राइट डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, कि नेचुरल ऑर्डर जो होगा इंटर करने के लिए इंफॉर्मेशन में वो क्या होगा, टॉप बॉटम, कि टॉप या बॉटम होगा या लेफ़्ट टू राइट होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ऑन द कल्चर, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर। सेट टैब ऑर्डर फॉर कीबोर्ड एंट्री, एक वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेट कर लें एक टैब ऑर्डर को कीबोर्ड एंट्री के लिए। ठीक है। तो यूज़र एक्शन कंट्रोल में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, इंटरिंग द इंफॉर्मेशन, नोइंग व्हाट टू डू, अफोर्डेंसेस। ठीक है। तो साहब हमने डिस्कस की सबसे पहले इंटरिंग द इंफॉर्मेशन, देन हम डिस्कस करेंगे नोइंग व्हाट टू डू। व्हाट इज़ द एक्टिव एंड व्हाट इज़ पैसिव। नोइंग व्हाट टू डू में सबसे पहला ये आएगा कि व्हाट इज़ एक्टिव एंड व्हाट इज़ पैसिव। सही है। व्हाट इज़ एक्टिव एंड व्हाट इज़ पैसिव। वेयर डू यू क्लिक एंड वेयर डू यू टाइप, इसमें क्या आएगा कि एक्टिव और पैसिव में क्या चीज़ें आएंगी कि आपको कहाँ पर क्लिक करना है और कहाँ पर टाइप करना है। सम एलिमेंट्स ऑफ द स्क्रीन आर द पैसिव, कुछ एलिमेंट जो होते हैं स्क्रीन के वो पैसिव होते हैं। सिंपली गिविंग योर इंफॉर्मेशन,
सम एलिमेंट्स ऑफ द स्क्रीन आर द पैसिव सिंपली गिविंग यू इंफॉर्मेशन, कि कुछ जो एलिमेंट्स स्क्रीन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, वो क्या करते हैं कि सिंपली आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। अदर्स आर द एक्टिव, कुछ जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, एक्सपेक्टिंग यू टू फिल दैम इन, कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको फिल करें, और डू समथिंग टू देम, या फिर इनके साथ कुछ करें। सही है। व्हाट इज़ एक्टिव एंड द व्हाट इज़ पैसिव। नोइंग व्हाट टू डू में क्या आएगा कि व्हाट इज़ एक्टिव एंड व्हाट इज़ पैसिव, क्या चीज़ एक्टिव है और क्या चीज़ पैसिव। जो कुछ एलिमेंट होते हैं वो स्क्रीन के वो पैसिव होते हैं और वो आपको सिंपल इंफॉर्मेशन देते हैं। अदर्स आर एक्टिव, और कुछ जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, एक्सपेक्टिंग यू टू फिल देम इन और डू समथिंग टू देम। इट इज़ ऑफन नॉट इवन क्लियर विच एलिमेंट्स आर एक्टिव। ये अक्सर कहा जा रहा है कि यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि हमें ये क्लियर नहीं होता कि कौन से एलिमेंट जो हैं वो एक्टिव हैं। लेट अलोन व्हाट द इफेक्ट इज़ लाइकली टू बी व्हेन यू इंटरेक्ट विद देम, कि या मतलब अक्सर ये होता है कि हमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि कौन से एलिमेंट्स एक्टिव हैं और इनके इफ़ेक्ट क्या होंगे जब हम इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। सही है। तो वेयर डू यू क्लिक, एक्टिव और पैसिव में क्या आएगा, व्हाट इज़ एक्टिव एंड व्हाट इज़ पैसिव। वेयर डू यू क्लिक, वेयर डू यू टाइप। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कंसिस्टेंट स्टाइल्स हेल्प, कि कंसिस्टेंट स्टाइल की हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल वेब अंडरलाइन लिंक्स, लेबल्स एंड द आइकन्स, इसमें लेबल और आइकन्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉमन एक्शन, कॉमन एक्शंस के लिए स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं। लैंग्वेज माइनस बोल्ड इज़ इक्वल टू करंट स्टेट और एक्शन। सही है। लेबल्स और एक्शंस में दो चीज़ें आती हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर द कॉमन एक्शन, कॉमन एक्शन के लिए स्टैंडर्ड्स, एंड द लैंग्वेज माइनस बोल्ड इज इक्वल टू करंट स्टेट ऑफ द एक्शन। सही है। तो यूज़र एक्शन कंट्रोल की तीन चीज़ें थी, इंटरिंग द इंफॉर्मेशन, नोइंग व्हाट टू डू, अफोर्डेंसीज। सही है। इंटरिंग इंफॉर्मेशन, नोइंग व्हाट टू डू, हमने इंटरिंग इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस किया, नोइंग व्हाट टू डू को भी। अब हम डिस्कस करेंगे अफोर्डेंसीज को। ठीक है। अफोर्डेंस में क्या है कि फिज़िकल, अगर हम देखें ना कि अफोर्डेंस एक गिव टू अ क्लू, ठीक है, ये एक इसको रेफ़र किया जाता है टू द एक एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द पीपल हाउ टू यूज़ इट। सही है। अफोर्डेंस क्या होती है कि ये यूज़र को बताती है कि ये मतलब कोई भी चीज़ यूज़र को बताती है कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाए। जैसा कि माउस बटन इज़ अलाउ टू अफोर्ड प्रेस पुशिंग, मतलब जो माउस बटन होते हैं उसको पुश किया जाता है। एंड जो डोर हैंडल इज़ अफोर्ड टू पुलिंग, जो डोर हैंडल होती है उसकी अफोर्डेंस क्या होती है कि उसको हम पुल करते हैं। इसी तरह जो स्क्रॉल बार होती है इज़ अफोर्ड टू मूव अप एंड डाउन। ठीक है। एंड जो हमारे पास आइकन्स होते हैं वो उनको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। फॉर क्लिकिंग, सॉरी वो अफोर्ड करते हैं क्लिकिंग। ठीक है। तो इसी तरह अफोर्डेंस में हमारे पास क्या आएगा कि अफोर्डेंस ये होती है, ये एक इसको रेफ़र किया जाता है टू द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट अलाउज द पीपल हाउ टू यूज़ इट। ठीक है। इसमें डिफरेंट टर्म्स आती हैं, साइकोलॉजिकल टर्म्स, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, फॉर स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स, कल्चर ऑफ द कंप्यूटर यूज़। सही है। फॉर साइकोलॉजिकल टर्म idea of the affordance says that things may suggest by their shapes and their attributes what you can do to them। ठीक है। साइकोलॉजिकल टर्म क्या कहती है कि जो साइकोलॉजिकल आइडिया ऑफ द अफोर्डेंस सेज, जो अफोर्डेंस का साइकोलॉजिकल आइडिया है वो हमें ये कहता है कि थिंग्स में सजेस्ट बाय देयर शेप्स, थिंग्स जो है वो सजेस्ट करती हैं अपने शेप और अपने एट्रीब्यूट के से कि व्हाट यू कैन डू टू देम, कि मतलब हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। जैसा कि एक मग है तो इसकी शेप से हमें पता चलता है कि हम इसको क्या करते हैं कि अफोर्ड क्या करते हैं, ग्रेस्पिंग। ठीक है। टी कप जो होता है वो क्या अफोर्ड करता है, ग्रेस्पिंग। इसी तरह जो डोर होता है, डोर हैंडल, वो क्या करता है, उसको पुल किया जाता है, डोर अफोर्ड्स पुल। सही है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल टर्म जो है वो अफोर्डेंस की वो यही चीज़ कह रही है कि थिंग्स में सजेस्ट बाय देयर शेप एंड देयर एट्रीब्यूट व्हाट यू कैन डू टू देम, कि थिंग्स जो होती हैं उनकी शेप और इनके एट्रीब्यूट बताते हैं कि आप इनके साथ क्या कर सकते हैं। फॉर फिज़िकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या चीज़ आ जाएगी, शेप एंड द साइज,
सजेस्ट एक्शन, शेप और जो साइज़ होते हैं वो सजेस्ट करते हैं एक्शंस को, ठीक है। फॉर स्क्रीन ऑब्जेक्ट बटन, बटन जैसा कि होता है लाइक ऑब्जेक्ट अफोर्ड माउस क्लिक, सही है। फिजिकल लाइक ऑब्जेक्ट सजेस्ट यूज़, कल्चर ऑफ द कंप्यूटर यूज़ आइकन्स अफोर्ड क्लिकिंग और इवन डबल क्लिकिंग, आइकन जो होते हैं वो अफोर्ड करते हैं किस चीज़ को, क्लिक को, ठीक है, और इवन डबल क्लिक। आइकन में हम और स्क्रॉल बार क्या मतलब वो अफोर्ड करता है, वो इसी तरह हर चीज़ मतलब अपने लिहाज से उसकी हर थिंग की अफोर्डेंस अलग होती है। जैसे कि टी मग की अलग अफोर्डेंस है, अगर हम स्क्रॉल बार की, किसी भी एलिवेटर बटन्स की, सही है, किसी भी डोर की देखें तो इसकी अफोर्डेंस अलग अलग होती है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 10 ऑफ ACI।